फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन यहां से कवर हो रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के 40, इंग्लिश की 40 और केमिस्ट्री के 20। और यहां पे जो मार्किंग सिस्टम होता है +1, अगर आपने सही किया, गलत किया तो -0.2 ये होता है, ठीक है। ये मार्किंग सिस्टम होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लेकिन इसमें अगर आपको एक डिसेंट रैंक चाहिए, ये भी बता देता हूं मैं, अगर आपको एक डिसेंट रैंक चाहिए, ठीक है, तो अगर आप 120 मार्क्स तक भी पहुंचते हो आउट ऑफ 200, तो आपको एक डिसेंट रैंक मतलब आप टॉप 3000 में आ जाओगे। ये डिसेंट रैंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि सर इसका कट ऑफ क्या जाता है। यार हर साल देखो अलग अलग जाता है कट ऑफ, कभी कभी 50 भी जाता है, कभी 60 भी जाता है, कभी 70 भी जाता है। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, डिसेंट रैंक के चक्कर में पड़ो। तो वहां तक जाने के लिए 100 नंबर तो यहीं से ही कवर हो जाते हैं, अगर आपका मैथ्स फिजिक्स बहुत अच्छा है तो 11th-12th का। बाकी आपने एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छा किया है, आपकी इंग्लिश ठीक है, केमिस्ट्री ठीक है, तो यहां तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एमयूसीटी का पेपर पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी मैंने बता दिया। साल में पहले ये 2 बार हुआ करता था, अब साल में ये 1 ही बार होता है, लेकिन बैचेस अभी भी 2 होते हैं। उसका तरीका भी बता देता हूं। ये जो एग्जाम होता है ये होता है जून में, ठीक है। यहां से आपको एक रैंक मिल जाती है। इस रैंक के बेसिस पे 2 बैच चलते हैं। एक बैच स्टार्ट होता है अगस्त में और डीएनएस का दूसरा बैच स्टार्ट होता है फेब में। तो ये 2 बैचेस स्टार्ट होते हैं। रैंक यही होती है, कंपनी अपने अपने एग्जाम्स लेती हैं, आपको एग्जाम के बेसिस पे या तो अगस्त बैच में डाल देंगी या फिर फेब बैच में डाल देंगी, ठीक है। मतलब आप 2 बार डीएनएस की प्रिपरेशन कर सकते। तो रैंक लेकिन एक बार ही मिलेगी। पहले क्या होता था कि जून में और दिसंबर में हुआ करता था, अब सिर्फ जून में ही होता है। एक बार ही रैंक मिलती है और उसी रैंक को यूज करके आप 2 बैचेस में एडमिशन ले सकते हो किसी में। यहां मान लो अगर आपको नहीं मिल पाया तो आपके पास एक चांस और बचता है, जिसमें आप यहां पे एडमिशन ले सकते हो। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आप सभी लोगों को। अब बात आती है कि स्पॉन्सरशिप एग्जाम क्या है। मैंने बोला ना स्पॉन्सरशिप में, बार बार स्पॉन्सरशिप का टर्म यूज कर रहा हूं कि डीएनएस के पहले, डीएनएस में ही हमें स्पॉन्सरशिप मिलती है, डीएनएस के पहले हमें स्पॉन्सरशिप पे जाना होता है। तो स्पॉन्सरशिप एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये है कंपनी का प्लेसमेंट। केवल डीएनएस एक ऐसा कोर्स है जहां पे कंपनी आपको एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले ही प्लेसमेंट दे देती है। मैंने आपको एक टाइमलाइन बताई थी अभी कि जून में आईएमयूसीटी का एग्जाम होता है, ठीक है। अब मान लो जैसे कोई 2025 में जून में आईएमयूसीटी का एग्जाम देने वाला, तो कंपनीज मार्च से ही अपने फॉर्म निकाल देती है। यहां पे उनका फॉर्म निकल आएगा, फॉर्म निकल आने के बाद उनका जो पूरा प्रोसेस होता है, एग्जामिनेशन का प्रोसेस होता है, वो आपको क्लियर करना होगा। और वो 2-3 स्टेप क्लियर करने के बाद जब आप यहाँ पे आईएमयूसीटी की रैंक निकाल लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी का एग्जाम क्लियर तो आपको करना ही है। जो कंपनी का एग्जाम है उसी प्लेसमेंट एग्जाम का नाम मैं स्पॉन्सरशिप बोल रहा हूं। लेकिन ये स्पॉन्सरशिप आप क्लियर करके अगर आईएमयूसीटी की रैंक नहीं निकाल पाए तो स्पॉन्सरशिप बेकार है। ये निकालने के बाद ये निकालना जरूरी है, मतलब इंपॉर्टेंट अभी भी आईएमयूसीटी का ही एग्जाम है। क्योंकि बाई चांस आप यहां पे नहीं निकाल पाए लेकिन आपके पास रैंक आ गई तो आपको एक और चांस मिल जाएगा फेब के लिए, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि ये आप प्रैक्टिस करते रहे, स्पॉन्सरशिप का एग्जाम प्रैक्टिस करते रहे और ये नहीं निकाल पाए, तो आपकी स्पॉन्सरशिप बेकार है, आपको पूरा 1 साल वेट करना। तो मेरे ख्याल से आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट एग्जाम ये है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी क्या बोल रही है कि ये तो तुम्हें क्लियर करना ही करना है, हम तुम्हें पहले से ही प्लेसमेंट दे रहे हैं, तुम्हें कोर्स के बाद प्लेसमेंट के लिए भागना ही नहीं है। अब बहुत लोग ये सुन करके ना उनको लगता है अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, बीटेक करो चाहे एमबीबीएस करो चाहे बीएससी करो, कुछ भी करो, कंपनी तो बाद में प्लेसमेंट देती है। लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जहां पे प्लेसमेंट पहले मिल जाता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले ही प्लेसमेंट मिल जाता है। फिर आपको कोई चिंता ही नहीं करनी, लाइफ टाइम सैलरी भी अच्छी मिल रही है। इस एग्जामिनेशन का नाम होता है स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन। अब ये जो स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है, इसमें 4 स्टेप होते हैं। पहला वो एक रिटन टेस्ट लेते हैं। ये जो रिटन टेस्ट होता है ये कुछ कंपनीज ऑनलाइन लेती हैं और कुछ कंपनीज ऑफलाइन लेती हैं। हालांकि बहुत लोग ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग वीटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत मैनेज करके, लेकिन जहां पे ऑफलाइन होता है वहां पे चीटिंग का कोई स्कोप नहीं। तो पहला स्टेप जनरली सभी कंपनीज का होता है रिटन टेस्ट। सभी कंपनीज रिटन टेस्ट को अच्छी खासी वैल्यू देती है। केवल एक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को छोड़ दो, वो रिटन टेस्ट नहीं लेती है, बाकी सभी कंपनीज रिटन टेस्ट लेती है।
दूसरा क्राइटेरिया होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो रिटन के साथ में ही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये क्लियर करने के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद जो लास्ट होता है वो होता है आपका मेडिकल। कंपनी भी अपना मेडिकल कराती हैं, अलग अलग कंपनीज के अपने अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, जनरली सारे इजी होते हैं। आपकी बॉडी में कोई बड़ी इलनेस नहीं होनी चाहिए कि लीवर में प्रॉब्लम है या ईयर ड्रम फटा हुआ है, आंखें उससे सही नहीं दिखाई पड़ रहा, हाथ पैर टेढ़े हैं, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल जैसे बॉडी है, अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, कोई बड़ी डिफॉर्मिटी नहीं है, स्पीच डिफॉर्मिटी नहीं है, तो वो आपको आराम से चेक कर ले। अब हम एक एक करके इन सब के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की। जनरली जो कंपनीज रिटन टेस्ट ले रही हैं उनमें भी सिलेबस यही होता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री। लेकिन ये पूरा 11th और 12th का नहीं होता, ये थोड़ा सिलेबस होता है, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता है, ये यही होता है। केवल एक सिनर्जी को छोड़ दिया जाए, सिनर्जी पूरा का पूरा एमयूसीटी जैसे ही लेती है, 200 क्वेश्चन, पूरा पैटर्न वही करती है। लेकिन उसके अलावा दूसरी कंपनीज, चाहे वो एंग्लो ईस्टर्न हो, ग्रेट ईस्टर्न हो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, समुद्रा हो, एमएससी है, फ्लीट मैनेजमेंट है, ये सब कंपनीज का टेस्ट जो होता है, रिटन टेस्ट आसान होता है, और उसमें यही 4-5 चीजें आपसे पूछी जाती हैं, और बहुत बेसिक, सिलेबस भी बहुत बेसिक होता है। एक एक करके हम सिलेबस पे भी चलते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाता है, तो भाई देखो मैथमेटिक्स में ये सब चीजें आती हैं, नंबर्स एंड ऑपरेशंस, जो ये 10th क्लास में आप पढ़ते हो ना, नंबर्स एंड ऑपरेशंस, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, वो सब। एलजेब्रा एंड फंक्शन, बेसिक एलजेब्रा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एपीजीपी हो गया, जो आपकी 10th क्लास में है वो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, अगेन 10th क्लास, 9th क्लास में आपने जो ट्राइंगल, सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स पढ़े होंगे, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, कुछ कुछ कंपनीज में स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल भी पूछ लेते हैं, पहले पूछते थे, अभी बहुत कम हो गया, लेकिन मैंने फिर भी इसको ऐड कर रखा है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी कुछ कुछ कंपनीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब जगह पर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं वो। प्रोबेबिलिटी, बहुत बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, लेकिन हाँ इंटरव्यू में तो बेस थ्योरम तक भी जाते हैं, 12th की प्रोबेबिलिटी भी यूज कर। सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स में ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ज्योमेट्री वाला पार्ट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, सब आप देख रहे होगे, मैक्सिमम टॉपिक जो है वो 10th क्लास के हैं, कुछ एक दो टॉपिक 11th 12th के होंगे, बाकी सारे के सारे टॉपिक 10th क्लास के हैं। इनकी आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी मैथ्स में, केवल सिनर्जी को छोड़ करके बाकी सब कंपनीज इसको फॉलो करती है। दूसरा चलते हैं फिजिक्स पे, तो फिजिक्स में क्या पूछा जाता है, फिजिक्स में ये है काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, फ्लूइड मैकेनिक्स, एसएचएम एंड वेव्स, ठीक है, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये पोर्शन फिजिक्स का पोर्शन बड़ा है, 11th 12th के काफी सारे क्वेश्चन है, और फिजिक्स इसलिए इंपॉर्टेंस भी दी जाती है क्योंकि शिप जब मूव करता है या शिप से रिलेटेड जब हम पढ़ाई करते हैं या नेविगेशन पढ़ते हैं, उन सब में भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसलिए फिजिक्स को ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रिटन में भी और इंटरव्यू में भी इनसे किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। फिर आते हैं केमिस्ट्री पे, बहुत बेसिक रहता है केमिस्ट्री का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मोस्टली तो आप देखो 10th क्लास के टॉपिक मिल जाएंगे, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, एसिड बेस थ्योरी, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें नॉमेनक्लेचर वगैरह या कभी कभी वो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब चीजें छोटी छोटी जो क्वेश्चन होते हैं वो, और थर्मोडायनेमिक्स। बहुत छोटा सा सिलेबस है, लेकिन इसमें से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जितने मैथ्स के होंगे, जितने फिजिक्स के होंगे, उतने ही केमिस्ट्री के आएंगे। अब कभी कभी जैसे एंग्लो ईस्टर्न 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन का बना देती है, तो ग्रेट ईस्टर्न 60 क्वेश्चन ही लेती है, अपना फ्लीट मैनेजमेंट 85 क्वेश्चन लेती है। तो अलग अलग कंपनीज पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का पेपर बना रहे हैं या क्या पैटर्न सेट कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस आपका यही आ रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एप्टीट्यूड एंड जीके की, तो एप्टीट्यूड एंड जीके का सिलेबस देख लो। देखो RS अग्रवाल वाली बुक उठा लो, जो बैंकिंग की बुक होती है, ठीक है, वो वाली बुक पूरी उठा करके तुम देख सकते हो। उसमें से ये जितनी भी रीजनिंग है, मेनली तो रीजनिंग पे फोकस करते हैं, और जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो सारा का सारा पोर्शन, कभी कभी वो डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और उसके अलावा क्या जीके में पूछ सकते हैं, ज्योग्राफी, बुक्स और उनके ऑथर के नाम, प्राइज रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, कैपिटल एंड करेंसीज, कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसीज, ये सब पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एप्टीट्यूड एंड जीके में पूछी जाएंगी। एंड देन आते हैं हम इंग्लिश पे, बहुत बेसिक इंग्लिश है,
वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, ये सारे के सारे। बेसिक ग्रामर, बेसिक ग्रामर में क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, या फिर आपके टेंसेस, या फिर एक्टिव पैसिव, तो बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत रेयरली एक्टिव पैसिव और नरेशन कभी कभार पूछा जाता है। जनरली कॉम्प्रिहेंशन पूछते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बना करके दे देंगे, उसके 4-5 क्वेश्चन करके दे दिए। तो सेंटेंस कंप्लीशन, जम्बल्ड सेंटेंसेस, ये सारी चीजें इंग्लिश में पूछे, ठीक है।